नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे सुशांत सिंह केस से, जहां सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में हर रोज नई बातें सामने आ रही हैं और सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच में जुटी है। और अब एक बड़ी खबर, जहां सीबीआई की टीम रिया के घर पूछताछ करने के लिए पहुंची है। रिया चक्रवर्ती से, जहां उसके व्हाट्सएप चैट को लेकर और ड्रग्स की बातें भी सामने आई। नारकोटिक्स विभाग भी जहां अब इस मामले में जांच कर रहा है। और अब इस मामले में यह सबसे बड़ा अपडेट है कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। उनके घर पहुंची है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की एंट्री भी इस केस में हो चुकी है। ऐसे में सुशांत केस में ड्रग्स की एंट्री पर हर कोई हैरान है और इस मामले को खंगालने में अब जहां नारकोटिक्स की टीम भी जुट गई है। और इस बीच खबर की रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के लिए उनके घर सीबीआई की टीम पहुंची है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं मेरी सहयोगी पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। और पूजा, सबसे पहले बताइए कि अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें उनके घर तक पहुंच चुकी हैं, यानी कि सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची है। क्या अपडेट है इस मामले में? जी अन्नू, देखिए सीबीआई टीम अब रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच गई है। और जहां तक कि मैं आपको बता दूं कि उनके जो भाई हैं वो शोभित चक्रवर्ती, उनको सीबीआई टीम ने उनके घर से उठा लिया है। और साथ ही जो उनके पेपर्स है सब उनसे मंगाए गए हैं। जो भी उनके पास जानकारी है, डॉक्यूमेंट्स है, जो सीबीआई को चाहिए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट सीबीआई ने उनके भाई से मंगा लिए हैं। और साथ ही उनके पिता को भी समन भेज दिया है। और रिया चक्रवर्ती के घर इस वक्त सीबीआई पहुंच गई है पूछताछ करने के लिए। और यहाँ पे जो ड्रग्स वाला एंगल है, ये बड़ा रुख यहाँ पे इस मुद्दे में आ गया है कि रिया सुशांत सिंह को यहाँ पे ड्रग्स देती थी। और ये जो उनकी चैट सामने आई है, मैं आपको बता दूं कि जो ये चैट सामने आई है वो ईडी जब जांच कर रही थी तो ईडी ने ही नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो चैट सामने आई है उसमें ड्रग्स की बातें हुई हैं। जो शॉर्ट फॉर्म वहां पे लिखे गए थे वो ड्रग्स के नाम है। तो इस मुद्दे को अब ड्रग्स नारकोटिक्स विंग है वो इस एंगल से चेक करेगी। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि उनके जो पिता है सुशांत सिंह के, उन्होंने भी साफ साफ ये आरोप लगाया है कि उनके बेटे को रिया चक्रवर्ती ड्रग्स दिया करती थी और उनके बेटे को रिया चक्रवर्ती ने जहर देके मार दिया। तो यहाँ पे और उसके बाद तुरंत ही उसके कुछ देर बाद आपको बता दूं कि उनकी वीडियो जारी होने के बाद जो है वो रिया चक्रवर्ती के जो वकील है उन्होंने कहा कि आप इस मामले की जांच करा सकते हैं और रिया का जो भी ब्लड टेस्ट है वो सब करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती या उनके पिता या फिर उनके भाई कोई भी मीडिया या किसी के सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि एक मीडिया फर्म को रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सुशांत है वो उनकी यूरोप में हालत खराब हो गई थी, जिसके बाद से वो आधी ट्रिप से वापस आ गए। तो ये मामला साफ साफ है कि ये उलझता ही जा रहा है और कई सारे जो आरोप है, जो चीजें सामने आ रही है, वो साफ साफ रिया और उनके परिवार वालों के खिलाफ ही सामने आ रही है। अनु, पूजा, इस पूरे केस में जहां इससे पहले जहां नेपोटिज्म की हमने बात की थी, लेकिन अब जो तस्वीर उभरती नजर आ रही है वो ये कि सबसे पहले ड्रग्स की एंट्री हुई है और उसके बाद जैसे रिया चक्रवर्ती ने कहा कि 2013 में वे एक वर्ल्ड टूर पर गए थे और वहीं पर सबसे पहले उन्होंने जाना था कि सुशांत किसी तरह की दवा का सेवन कर रहे हैं और उससे उनकी तबीयत खराब हुई। और जैसा आपने मेंशन किया कि बीच ट्रिप से ही वे वापस आ गए। उसके बाद उन्होंने, रिया ने कहा है कि उसके बाद से सुशांत लगभग इसी हालत में रहने लगे, डॉक्टर्स के पास जाने लगे, साइकेट्रिक के पास जाने लगे। हालांकि अब उन डॉक्टर से भी पूछताछ की जाएगी। और एक एंगल यह भी आया है कि सीबीआई की टीम जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स से उनकी उस पूरी कार्रवाई से खुश नहीं है और उन पर भी अब केस दर्ज किया जाएगा। तो अब तस्वीर क्या कुछ हद तक साफ होती दिख रही है? एक तरफ केके सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को मारा गया, उन्हें ड्रग्स दिए गए, उन्हें दवाएं दी गई, जिसकी वजह से स्लोली वो स्टेज पर पहुंचे। और उसके बाद सीबीआई का अब ये कहना कि डॉक्टर्स ने ठीक ढंग से पोस्टमार्टम नहीं किया। तो ये चीजें अगर जोड़ी जाए तो क्या, किस तरह से आप इसे देख रही हैं कि क्या अब एंगल नया निकल कर आ रहा है? पहले इस मामले को कैसे उलझाया गया और इस सुसाइड केस बोला गया, नेपोटिज्म का हो गया, डिप्रेशन हो गया, इस एंगल को उलझाने की कोशिश करी। और ना कि सिर्फ किसी और ने बल्कि उनके दोस्त संदीप सिंह ने भी लगातार मीडिया फर्म्स को जो बयान दिए हैं, जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, वो डिप्रेशन की बात ही कही थी, नेपोटिज्म की कही थी और कहा था कि उनको काम नहीं मिल रहा। अब धीरे धीरे जब सीबीआई तक ये केस गया, पहले मुंबई पुलिस पे जब ये केस था तो इसे
अननेचुरल डेथ करके शायद ये केस बंद हो जाता। लेकिन जैसे ही रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उनके पिता ने, सुशांत सिंह के पिता ने ये केस दर्ज कराया पटना में, और उसके बाद पटना पुलिस यहाँ पे आई, आप समझिए पूरे मामले को, और उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट ने इसको सीबीआई के ऊपर केस दर्ज के उसमें भेज दिया। और सीबीआई जब से इसका केस को खंगाल रही है, पूरी जांच कर रही है, तो आप देखिए कई एंगल सामने आ रहे हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अब ये जो ड्रग्स वाला एंगल है ये सामने है। तो पूरे मामले में आप देखिए कैसे ये केस उलझता जा रहा है, और जहां आप देखिए कि ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती, जो संदीप सिंह है वो, और यहां मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ और पिठानी और जो उनके यहाँ काम करने वाले थे नीरज और दीपेश, उनका बयान यहाँ पे जब सीबीआई ने लिया पूछताछ में, इस बात सामने आई है कि 8 और 9 जून के बीच रिया चक्रवर्ती ने उनके घर से 8 डिस्क से डेटा डिलीट कराया। तो ऐसा उस डेटा में क्या था अन्नू, जो रिया चक्रवर्ती नहीं चाहती थी कि सीबीआई देखे या नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट देखे? तो ये बात सीधी है कि रिया चक्रवर्ती कुछ न कुछ तो ऐसा छुपा रही है जो वो नहीं चाहती कि लोगों तक ये बात पहुंचे या सीबीआई इससे करे। क्योंकि यहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी ने पूछताछ के दौरान ये बोला है कि रिया चक्रवर्ती उन 8 डिस्क से डेटा उन्होंने डिलीट करवाया, और उन्होंने सारे जो ऐसे पेन ड्राइव्स और चीजें हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के घर से 8 जून को जब वहां से चली गई तो उन्होंने ये सारी चीजें अपने पास मंगवा ली। तो ये देखिए सभी जो चीजें हैं ये कई गंभीर ऐसी धाराएं हैं जिन पर केस दर्ज होगा रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, जहां सबूत मिटाने की कोशिश की गई है और परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो ये बड़ी खबर हम दर्शकों को दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची हुई है सीबीआई की टीम, इसके बाद क्या अब आशंका जताई जा रही है, क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है, उनके परिवार के लोगों को भी सम्मन भेजा है? तो पूरे परिवार पर इस वक्त संकट है रिया की, पूरे परिवार पर संकट है, और ये संकट आमतौर पर उनपे जब आरोप लगाए थे तो ये साफ था कि सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी। अब ये नहीं पता कि 3 दिन से जो कयास लगाए जा रहे थे वो 3 दिन से सीबीआई उनके पास पूछताछ क्यों नहीं गई, और जहां उनके वकील ने बोला कि उनको समन नहीं भेजा गया है। अब जैसे कि सीबीआई उनके घर पहुंच गई है तो ये साफ है कि उनको समन भेज दिया गया था, लेकिन लगातार उनके वकील भी इस बात को झूठ करार कर रहे थे कि उनके घर समन नहीं भेजा गया है। लेकिन अब ये साफ है अनु, देखिए जैसे सीबीआई उनके घर पहुंच गई है तो उनसे और उनके परिवार से जितने भी जुड़े लोग हैं, और घर में पहुंचने का ये साफ जाहिर है कि उनके घर की पूरी जांच की जाएगी, उनके घर में जो दस्तावेज मौजूद है उनकी जांच की जाएगी, उनके फोन हो चाहे पेन ड्राइव हो, उनके लैपटॉप हो, सबकी जांच सीबीआई करेगी, तभी सीबीआई उनके घर पहुंची है। नहीं तो सिद्धार्थ पिठानी और जो नीरज दीपेश जिसने पूछताछ डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कर रही थी वहां सीबीआई पहुंच जाती, लेकिन सीबीआई उनके घर क्यों पहुंची है अनु? ये साफ है कि सीबीआई को भी कहीं ना कहीं रिया और उनके परिवार वालों पे शक है, इसलिए सीबीआई डायरेक्ट उनके घर पहुंची है अनु। जी, और पूजा बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। आगे जो भी सीबीआई की आगे रिया चक्रवर्ती के घर में जो कार्रवाई हुई है उस पर कुछ अपडेट मिलता है तब भी आप सभी को जरूर उससे रूबरू कराया जाएगा, उसके बारे में अपडेट किया जाएगा। तो पूजा बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और कुछ देश में क्या गतिविधियां हैं, क्या बड़ी खबरें हैं, इनसे भी जरा रूबरू हो जाइए। जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख की स्थिति को 1962 के बाद से सबसे गंभीर करार दिया है। एक बड़ा बयान है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। एस जयशंकर अपनी बुक रिलीज होने के मौके पर यह बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये 1962 के बाद से सबसे गंभीर स्थिति है। पिछले 45 सालों में सीमा पर पहली बार हमारे सैनिकों की मौत हुई। एलएसी पर दोनों पक्षों की तरफ से बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती है जो कि अप्रत्याशित है। ये बात कही एस जयशंकर ने। साथ ही लद्दाख में भारत के रुख को साफ करते हुए विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद के समाधान में यथास्थिति में एक तरफा बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक पक्ष बदलाव करेंगे इससे मामला सुलझेगा नहीं। समाधान में हर समझौते का सम्मान होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर पिछले 1 दशक को देखें तो चीन के साथ कई बार सीमा विवाद उभरा है, जहां डेप्सांग, चूमर और डोकलाम कुछ हद तक हर सीमा विवाद अलग तरह का रहा। मौजूदा विवाद में भी कई मायनों में ये अलग है। हालांकि सभी विवादों में एक बात है जो कि निकल कर आती है, वो ये है कि समाधान कूटनीति के जरिए ही किया जाना चाहिए। एस जयशंकर ने आगे कहा कि जैसा कि आपको पता है कि हम चीनी पक्ष से सैन्य और कूटनीतिक दोनों चैनलों के जरिए बातचीत कर रहे हैं। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि कूटनीतिक स्तर पर ही इस मसले का भी हल ढूंढा जाएगा।
उधर जीएसटी और नीट साथ ही जेईई परीक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने इन मुद्दों के साथ साथ मोदी सरकार को जिस तरह से अपने तेवर दिखाए, उससे अब इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल 3 सप्ताह के बाद ही मानसून सत्र शुरू होने वाला है और विपक्षी दल तमाम मुद्दों पर ऐसे ही एक साथ खड़े रहे तो संसद में मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ सकता है। सोनिया गांधी के साथ हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने देश के संघीय ढांचे की रक्षा के लिए गैर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सामूहिक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें फैसला करना चाहिए कि हमें केंद्र सरकार से डरना है या फिर लड़ना है। कांग्रेस के साथ मंच शेयर करने से अक्सर परहेज करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तेवर भी नरम दिखाई दिए। ममता बनर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि संसद का मॉनसून 17 सितंबर से शुरू होगा। इसकी संभावना फिलहाल इस तारीख को लेकर जताई जा रही है। कोरोना महामारी के बीच होने जा रहे ये इस सत्र में काफी हंगामेदार इसके होने की पहले से ही संभावना है। कोरोना संक्रमण, देश की आर्थिक स्थिति, लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प, ऐसे कई मुद्दे हैं मोदी सरकार को जिन पर विपक्ष के द्वारा घेरा जाना संभव है। तो एक बार फिर से जो ये विपक्षियों की मोर्चेबंदी हुई है, इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि मॉनसून सत्र भी हंगामेदार रह सकता है। कई बड़े मुद्दों पर सवाल है जो कि विपक्षी पार्टियां सरकार से पूछेंगी। उधर भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करने जा रही है। सरकार ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए 15% हिस्सा बेचेगी। ये ऑफर फॉर सेल 27 से 28 अगस्त के लिए खुला रहेगा। इसके जरिए 5000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया गया है कि OFS के लिए फ्लोर प्राइस 1001 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जो कि मौजूदा शेयर बाजार के भाव से तकरीबन 15% कम है। बुधवार को NSE पर HAL का शेयर 1177 रुपए पर बंद हुआ। OFS के जरिए सरकार ने 3,34,38,750 इक्विटी शेयर बेचने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें कंपनी की 10% पेड अप शेयर पूंजी है। इसके अलावा 5% हिस्सेदारी बेचने का विकल्प है। और अब बात इन सबसे ज्यादा गंभीर मसले की, जहां देश में कोरोना के केस 33 लाख के पार हो चुके हैं। बुधवार को रिकॉर्ड 75,995 केस दर्ज किए गए। एक ही दिन में सबसे ज्यादा ये केसेस हैं। इससे पहले 22 अगस्त को सबसे ज्यादा 70,067 लोग संक्रमित हुए थे। बीते 24 घंटे में 56,191 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 1,017 की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में एक्टिव केसेस में 18,782 की बढ़ोतरी हुई। ये एक महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 31 जुलाई को 20,165 एक्टिव केसेस बढ़े थे। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 14,888 केसेस आए हैं। यहां 7,637 मरीज ठीक हुए और 295 की इस बीमारी से मौत भी हो चुकी है। भारत में हर दिन जो अफेक्टेड लोग हैं, संक्रमित लोग हैं, इनकी बढ़ने की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज है। दूसरे नंबर पर या तो अमेरिका रहता है या फिर ब्राजील। भारत की तुलना में इन दोनों देशों में रोजाना 20 से 25 हजार संक्रमित कम मिल रहे हैं। आंकड़ों को देखें तो भारत में अब हर 10 लाख की आबादी में 27,243 लोगों को कोरोना की उनकी टेस्टिंग हो रही है और इसमें 2,393 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आबादी में 44 लोगों की मौत भी हो रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बुधवार को यह माना कि दिल्ली में अब केसेस बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए हमने टेस्ट को बढ़ाने का फैसला लिया है। हम एक हफ्ते के अंदर 40,000 टेस्ट प्रतिदिन करेंगे। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे के अपडेट के लिए जनसत्य न्यूज के साथ ही बने रहें। नमस्कार।